नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 3 यानी कि स्टैटिक्स से क्लास लेकर आया हूं। और आज स्टैटिक्स में हम सब चतुर्थक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग चतुर्थक देखेंगे, चतुर्थक का अर्थ परिभाषा देखेंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मीनिंग ऑफ क्वार्टिल्स। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग? मीनिंग ऑफ क्वार्टिल्स। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, चतुर्थांक का मीनिंग देखते हैं, उसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं चतुर्थांक। आप लोग को बता दें इससे पहले कि आप लोग को लगातार क्लास लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि ये आप लोग का पेपर 2 मेरे द्वारा पूरा का पूरा 10 यूनिट कवर किया जाएगा। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम के साथ जो प्रॉब्लम है ना, जो समस्याएं होती है, हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आप सबको मैथ हो या थ्योरी हो, ठीक है, मतलब कोई भी पार्ट हो, मॉनेटरी हो, समझ गए, डेवलप हो, तो आप लोग को हम उससे उस जाल से हम निकालें। ठीक है, निकालने का पूरा प्रयास रहेगा। बशर्ते कि आप लोग इत्मीनान से पढ़ते जाइए, वीडियो देखते जाइए, साथ ही साथ इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाइए। समझ गए? और जहाँ समझ में ना आए उनको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चतुर्थक। ठीक है, चतुर्थक क्या है? तो माध्या का समांक माला को दो बराबर, है ना, दो बराबर के भागों में विभाजित कर देता है। क्या कहता है? माध्या का समांक माला को दो बराबर, ठीक है, दो बराबर के भागों में विभाजित कर देता है। विभाजन के इस सिद्धांत के आधार पर ही समांक माला को अन्य विभिन्न भागों या अनुपातों में भी बांटा जा सकता है। समझ गए? कह रहा है इस सिद्धांत के आधार पर ही आपका विभाजन के इस सिद्धांत के आधार पर ही क्या है, आपका समांक माला को अन्य विभिन्न भागों या अनुपातों में भी बांटा जा सकता है। और ऐसी बंटवारा करने वाले मूल्यों को विभाजन मूल्य कहा जाता है। क्या? विभाजन मूल्य कहा जाता है। ये आप लोग को समझना है। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में रखिए। विभाजन मूल्यों में चतुर्थांक माप का व्यापक प्रयोग होता है। जहाँ पर विभाजन मूल्यों की बात होता है वहाँ पर चतुर्थक, ठीक है, माप का जो है आपका बहुत बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग किया जाता है। चतुर्थांकों से आशय ऐसे मूल्यों से होता है जो समांकमाला को ठीक बराबर, है ना, के चार भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, क्या है? बराबर, ठीक बराबर चार भागों में क्या है, विभाजित करती है। स्पष्ट रूप से समांकमाला में तीन ऐसे बिंदु होंगे, ठीक है, जिनसे समांकमाला चार भागों में बट जाएंगी। ये तीन बिंदु क्रमशः प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, ठीक है, और तृतीय चतुर्थक होंगे। द्वितीय चतुर्थक अर्थात 2/4, ठीक है, का अर्थ है 1/2, 1/2, अर्थात मध्यका ही होता है। समझ गए? अतः
व्यवहार में द्वितीय चतुर्थक के स्थान पर मध्यका की ही गणना की जाती है। अब प्रथम चतुर्थक ऐसा मूल्य होता है जो समांकमाला को दो भागों में बांट देता है। इसके एक और इससे छोटे मूल्य होते हैं, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थक को सम्मिलित करते हुए पदों की दृष्टि से कुल पदों के एक चौथाई होते हैं, और दूसरी ओर इससे, ठीक है, इससे बड़े मूल्य होते हैं जो पदों की दृष्टि से कुल पदों के तीन चौथाई होते हैं। और तृतीय चतुर्थक में छोटे पद कुल पदों के 75%, ठीक है, 75% आपका जो है बड़े पद 25% होते हैं। समझ गए। स्थिति की दृष्टि से इन्हें निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पहला चतुर्थक, ठीक है, उसके बाद बीच वाला चतुर्थक मध्य का, यानी कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थक। चतुर्थक बोल रहे प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थक को आपको माध्यका बोला गया, मीडियन, ठीक है। तो पदों की संख्या अगर देखा जाए, समझ गए, तो यहाँ क्या है कि आपका 1/4, यहाँ पर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या है आपका 3/4, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं 1/4 की बात हो तो 25% है ना, पदों की संख्या आपका 75%, फिर आपका 50% और फिर 50%, मतलब हाफ, ठीक है। उनके बाद ये मतलब परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, ये 100 का विभाजन किया गया, ठीक है। उनके बाद आपका 75%, ठीक है, उनके बाद फिर 25। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब कहता क्या है नोट में, यहाँ पर देखिए कि यदि प्रश्न में चतुर्थांकों की गणना कराई गई हो तो Q1 और Q3 दोनों की गणना की जाएगी। सेकंड कहता है कि Q1 और Q3 की गणना के लिए, ठीक है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q3, ठीक है, की गणना के लिए मूल्यों या और अंतरों, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतरालों को सदैव आरोही क्रम में लगाना चाहिए। समझ गए। अब देखिए बताया जा रहा है कि इनको आरोही क्रम के आधार पर ये करना चाहिए। जैसे आप हम लोग देख पाइएगा, ठीक है। अब इन सारे थॉट को हम लोग फार्मूला को थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं, ठीक है, फार्मूला के साथ और प्रश्न के साथ में, तब और भी अधिक समझ में आएगा। जैसा कि चतुर्थक के पहले वाले जो मीन मीडियन क्लास हम लोग जो देखे थे कि सभी का आपका अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग श्रेणी होते हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ चतुर्थक में भी 3 श्रेणी का बात किया गया है, ठीक है। और आपका व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। इसमें से आज आप लोग के लिए मैं व्यक्तिगत श्रेणी का प्रथम और तृतीय चतुर्थक की गणना की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर, है ना, व्यक्तिगत श्रेणी का जब प्रश्न हो तो देखिए कहता है कि इस श्रेणी में सर्वप्रथम पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है, ठीक है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया है, तो उनको हमको क्या करना होगा, आरोही क्रम में सजाना होगा। अच्छी बात है, ठीक है। सजाने के बाद क्या है कि इसके पश्चात n+1/4 के द्वारा, ठीक है, ये फार्मूला है, इनके द्वारा Q1 और Q3 ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। n+1/4 के द्वारा Q1 और नंबर, ठीक है, तथा आपका 3 × n+1/4 के द्वारा आपका Q3 नंबर ज्ञात कर लिया जाता है। और इन क्रमों पर जो पद हो वे उनके मान कहलाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का वो आंसर हो जाएगा। जैसे मेरे साथियों आप देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक, ठीक है। कहता है कि निम्न क्रमांकों में प्रथम तृतीय चतुर्थक की गणना कीजिए।
प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक क्या आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कि आप पहले उसको, ठीक है, जो हमारे जो संख्या है ना, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और इस प्रश्न में बोला गया है प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर है प्रश्न 18, 24, 21, 19, ठीक है, 23, आपका 25 और 20। तो हम लोग सर्वप्रथम इसे ज्ञात करने के लिए क्या सीखे थे, इसको पहले आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। चलिए हम लोग सजा दिए। ठीक है, सजाने के बाद हमको Q1 ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है n+1/4। ठीक है, n व्यक्तिगत श्रेणी में हमेशा आपका n जो है आपका संख्या होता है। ठीक है, कौन सा संख्या होता है आपका, कि कितने नंबर संख्या दिया हुआ है, तो इसमें कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यानी कि मेरा n हो गया 7। अब पहले +1 दिया हुआ है /4, अब इसको काटेंगे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो हम लोग को 8 निकला। जो आपका 8 जो आया उसको काट के हम लोग 2 निकला। ठीक है, इसका मतलब हो गया दूसरा पद देखना है। ठीक है, Q1 समझ गए, Q1 क्या है हम लोग का दूसरा पद, समझ गए। तो अब यहाँ पर जो हम लोग सजाए हैं, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो दूसरा पद हम लोग को क्या आया आपका 19, और जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा Q1 19। इसी तरह Q3 ज्ञात करेंगे हमारे प्यारे साथियों, और 3 × 7 + 1 और 3 के 24 और बट्टा 4, इसको काटेंगे तो आपका 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 6 आएगा, यानी कि अब हम लोग को छठा पद देखना है। छठा पद में हम लोग का क्या है, संख्या है 24। ये जो 24 हो जाएगा मेरा Q3। ठीक है, यानी कि आपका तृतीय चतुर्थक। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं सो देख लिए। सबसे पहले इस फार्मूला को उपयोग करते हैं, इसमें केवल n देखना है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमेशा कितने भी आपका जो प्रश्न में संख्या है कितना है, कै गो है, उनको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और उनके बाद जो भी कट छटकाएगा वो देखेंगे कि 2 3 4 कितने संख्या आपका नंबर में आ रहा है। ठीक है, क्रम संख्या क्या है, तो क्रम संख्या मेरा Q1 19 में आया दूसरा पद में, Q3 आपका छठा पद में आया 24 जो आया, तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया व्यक्तिगत श्रेणी का। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खंडित श्रेणी की बात करें, अगर चतुर्थक की बात करें, ठीक है, आप लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ से चांस है ना, कि आप लोग को फार्मूला पूछे, समझ गए, अगर पूछे तो फार्मूला पूछने का है चांस। ठीक है, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो व्यक्तिगत श्रेणी जैसा प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी का प्रश्न नहीं लाए हैं। ठीक है, बस इनका फार्मूला का जिक्र करेंगे और आप इसको समझने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप खंडित श्रेणी में प्रथम और तृतीय चतुर्थक की गणना किया जाता है। ठीक है, अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करना है आपको, सो देखिए। इस समांक माला में सर्वप्रथम संचय आवृत्ति बनाते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर आपका व्यक्तिगत श्रेणी में क्या था कि आरोही क्रम में सजाना, इसमें आप एफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको संचय आवृत्ति निकालना, आवृत्ति दिया रहेगा, संचय आवृत्ति निकालना, यानी कि CF निकालना है। ठीक है मित्रों, अब चलिए आप समझ गए कि हम लोग को संचय आवृत्ति निकालना पड़ता है, जैसे बढ़ते क्रम में हम लोग निकालते थे। ठीक है, अंतिम संचय आवृत्ति को n कहा जाएगा, यानी कि सिग्मा f कह सकते हैं, मतलब कुल आवृत्ति का योग, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका CF का जो अंतिम होगा वो सिग्मा f के बराबर होगा, यानी कि n कह सकते हैं उसको। इसके पश्चात निम्न सूत्रों द्वारा Q1 और Q3 नंबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको Q1 और Q3 ज्ञात करना है। ठीक है, पर इसमें n जो रखना है वो सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग,
या CF का अंतिम वाला भाग को, ठीक है, उसको रखेंगे n के जगह में, और फिर काट छाट के जो आएगा उतना पद देखेंगे, और पद देखेंगे वही मेरा Q1 हो जाएगा, वही मेरा Q3 हो जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। इस तरह से खंडित श्रेणी का प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब सतत श्रेणी की जब बात की जाए कि सतत श्रेणी में प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक को कैसे गणना करें, तो इसमें बताया जा रहा है कि समांकमाला में सभी सर्वप्रथम संचय आवृत्ति बनाते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आपको खंडित श्रेणी जैसा CF ज्ञात करना है, संचय आवृत्ति, और इसके पश्चात n/4 के सूत्र से, है ना, आपका Q3 और आपका Q3 और 3 इंटू n/4 के सूत्र से Q3, समझ गए, ज्ञात करते हैं। और Q1 नंबर जिस संचय बारंबारता में होता है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतर Q1 वर्ग अंतर होता है, और उसमें Q1 की गणना के लिए निम्न सूत्र लगाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Q1 के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, L1, है ना, L1 चाहिए, जैसे वर्ग अंतराल वाला हो, यानी कि आपका वर्ग अंतराल का पहला प्रथम पद L1, ठीक है। I में कितने का अंतर है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, संबंधित वर्ग अंतराल का अंतर, और जो आपका Q1 जो नंबर आया है, ठीक है, यहाँ पर आप Q1 निकाल सकते हैं, समझ गए, कि n/4 से Q3 निकाल सकते हैं, 3 इंटू n/4 से, समझ गए, वो आपका हो गया कि Q3, समझ गए। आप देखिए इसमें F आता है, तो संबंधित वर्ग अंतराल की आवृत्ति, मतलब जस्ट उसका फ्रीक्वेंसी देखना है सामने वाला, और उनके बाद C का मतलब होता है, इस फार्मूला में जो C दिया हुआ है, इसका मतलब है कि संबंधित वर्ग अंतराल से पिछले वर्ग अंतराल को संचय आवृत्ति, ठीक है, संचय आवृत्ति में देखना है ना, और जो संबंधित वर्ग अंतराल है उससे ऊपर वाला पार्ट को देखना है। तो ये मेरा C हो गया। तो इस तरह से हम लोग आपका सतत श्रेणी का जो प्रश्न रहेंगे उससे हम लोग निपट पाएंगे, ठीक है। खैर आप लोग को उतना लंबा चौड़ा पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है, बस आप लोग को फार्मूला देखने का बात है। तो इसमें देख पाते हैं आप लोग, देख पाइए, है ना, कि आपको Q1 का फार्मूला ज्ञात करने के लिए है, ठीक है, और Q3 का ये है, और फिर उसी तरह से Q1 और Q3 का संचय बारंबारता में होते हैं, और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल Q3 वर्ग अंतराल होता है, और Q3 की गणना के लिए निम्न सूत्र होता है। तो फिर उसी तरह से जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में हम लोग देखें Q1 और Q3 निकालने के बाद उसे भी देखेंगे, ठीक है, और निकालने का फार्मूला, ये दो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जैसा आपको आसान हो वैसे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों चतुर्थक समाप्त होती है, ठीक है, और मेरे ख्याल से लगता है कि इससे ज़्यादा चतुर्थक में नहीं आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है, और बाकी सब तो हम अपडेट देते रहेंगे कि अगर इससे ज़्यादा हो। अब इनसे अगले क्लास में आप लोग से तुरंत मैथ का ही कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है, स्टैटिक्स का। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।